नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। रोज की तरह खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, जहां कांग्रेस कैंप की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। पंजाब में कांग्रेस दो गुट में बढ़ती साफ नजर आ रही है। एक गुट चरणजीत सिंह चन्नी के साथ है, तो वहीं दूसरा गुट प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग के साथ नजर आ रहा है। बघेल ने चन्नी को मनाने की बहुत कोशिश की। कल फाइनली चन्नी ने बघेल से मुलाकात की, लेकिन चन्नी के बागी सुर अभी भी बने हुए हैं। चन्नी गुट वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। साथ ही चन्नी को सीएम फेस घोषित किए जाने की भी डिमांड रखी गई है। अब बघेल चन्नी गुट की मांग लेकर दिल्ली आएंगे, आलाकमान को बताएंगे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के लिए भी फैसला लेना आसान नहीं होने वाला है। कहा जाए तो कांग्रेस के हाथों से पंजाब तेजी से निकल रहा है। रंधावा मजबूती के साथ चन्नी के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर हाईकमान चन्नी की बात नहीं मानता है तो पंजाब में एक नहीं दो कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान, जिसने कांग्रेस हाईकमान की टेंशन को और बढ़ा दिया है। वो काम करना कि पंजाब के कांग्रेस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ कि कई बार डिसीजन जिहड़े ने वो पार्टी च वापस भी लैने पैंदे ने कि साडी उन्हां कोल एक डिमांड रख दो कि आ जिहड़ी लीडरशिप बैठी आ वो चाहुंदी आ कि पंजाब च कांग्रेस की राज सरकार बने। सानू ठोक के बोलण लई चाहीदा लीडर, सानू कंप्रोमाइज लीडर नहीं जरूर। अब बात कॉम्प्रोमाइज लीडर तक आ चुकी है। रंधावा ने वडिंग का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वडिंग को पता था कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो उनके लिए ही थे। वडिंग ने कहा कि कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो बीजेपी और आप के नेताओं से मिल रहे हैं। कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया? नाम तो नहीं। अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी स्लीपर सेल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए। कईयां दे दोष लगदे कि वो बीजेपी दे लीडरां नूं मिलदे है, कईयां दे दोष लगदे कि वो उत्तर प्रदेश दे किसी लीडर नूं मिलदे है, कईयां दे दोष लगदे है वो झाड़ू दे लीडरां नूं मिलदे। बिल्कुल ही इज 100% करेक्ट कि स्लीपर सेल ते कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नूं बिल्कुल नहीं चाहिए। अब भूपेश बघेल बैठक में हुई बात को पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे। भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया है कि गुटबाजी से परे केवल जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। बघेल की तरफ से चन्नी गुट को दरकिनार न किए जाने का भरोसा मिला है। अब आखिरी फैसला राहुल गांधी को लेना है। परिवार ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है उसमें कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज नेता नहीं चलेगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा? तो भूपेश बघेल के सामने मुश्किल यह है कि जब वो बैठक कर रहे थे उस वक्त चन्नी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। साफ तौर पर चन्नी के तेवर ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब हर्षवर्धन जी, बेशक भूपेश बघेल इसे कहें कि ये परिवार का मामला है, ये आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन खुले तौर पर पब्लिकली अगर एक नेता को कॉम्प्रोमाइज्ड कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब अब धीरे धीरे कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है। नहीं, और चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से रंधावा जी ने कहा कि कंप्रोमाइज लीडर, तो उसको वडिंग साहब ने अपने ऊपर ले लिया और ये कहकर उन्होंने सारी जो कंप्रोमाइजिंग पोजीशंस हैं वो सब बता दी। एक पोजीशन ये कि आप आम आदमी पार्टी से मिलते हैं, एक ये कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, लेकिन सबसे कंप्रोमाइज लीडर है कौन? जो गायब है, जो अपनी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होने की जो पोजीशन है उसकी, यानी श्रीमान राहुल गांधी जी, उनसे बड़ा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में कौन है? भाई आप सोचिए जरा,
जिस नेता को ये सब दुरुस्त करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, हालांकि एक दिन हम लोग और गलती हो गई थी तो माफी मांगनी पड़ी थी कि राहुल जी लौट आए हैं। अब आज फिर वो तारीख है 12 बताई जा रही थी कि वो लौट आएंगे, पता नहीं अभी लौटे हैं कि नहीं लौटे हैं। असल चीज यही है, और जो विस्तार से अमरिंदर राजा वडिंग ने बता दिया, इसके बाद स्पष्ट है कि अब किसी के पास लौटने का रास्ता नहीं, दोनों अपने अपने रास्ते चल चुके हैं। किसी एक दिन आपको दूसरी लेन में नजर आएंगे। दोनों अभी इस तरह से बात कर रहे हैं कि दूसरे वाले के ऊपर आरोप लगे, लेकिन अब यह भी कंफ्यूजन नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग वो इस तरफ है और ये लोग पाला बदल कर जा चुके हैं। जितना आरोप लगा सकते हैं, जितना उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके उनकी पोजीशन थोड़ी वीकेंड कर दें, कुछ और कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का विश्वास डगमगा दें, ये करने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कंप्रोमाइजिंग सब है, टॉप से लेकर बॉटम तक। ऐसे में चाहे कांग्रेस को, विजय त्रिवेदी जी, बेशक ये लग रहा हो कि चन्नी अगर नाराज हैं या चन्नी रास्ता बदल भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वजह यह कि चन्नी पिछली बार 2 सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि चन्नी जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस को कहाँ फर्क पड़ रहा है? पिछली बार वो अमरिंदर सिंह जी निकल गए थे, हरा दिया तो क्या फर्क पड़ा? वो चिंता उस तरह से हो ही नहीं रही। देखिए 4-5 दिन से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता जिनका जिक्र वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमने ही चिंता कर ली। लेकिन क्यों चिंता हो रही है इस बात की? और ये साफ ही हो गया है बहुत दिन से कि अब वो चला चली की विला चरणजीत सिंह चन्नी जी और रंधावा जी या जो भी ग्रुप है उनका कांग्रेस से, कांग्रेस का विधायी समारोह होना करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो हो ही जाएंगे। वडिंग साहब ने अब बहुत साफ ही कर दिया। कल तक वो कह रहे थे मेरी जगह सीट ले लो या क्या कुछ कह रहे थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज उन्होंने बता दिया कि कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर है चन्नी साहब, और रंधावा जी ने बता दिया उनके लिए। तो अब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को देखो इस तरह की आदत है, ये तो फिर भी बहुत समय से पहले हो गया। चंडीगढ़ को आपने देखा था बिल्कुल लास्ट मिनट पर भी वो जीते हुए चुनाव को हार सकते हैं। तो अभी तो जीतने की संभावना के करीब इलेक्शंस तक पहुंचने की ऐसी संभावना दिख रही थी। कांग्रेस क्या करती है नहीं करती है। और चन्नी जी भले ही वो 2 बार हार गए चुनाव, वहाँ पर 2 सीटों से हार गए, एक बड़ा सेगमेंट आज उनके पास है। और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की जो बैठक हुई, विधायकों का जो राय मशवरा किया गया उसमें बताया गया, मुझे नहीं पता लेकिन ये राय सामने आया कि भाई उनकी राय थी कि चरणजीत चन्नी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए। ये वहाँ की राय है, मुझे नहीं पता कि ये खबर सही है कि नहीं, लेकिन वहीं से कांग्रेस की तरफ से दी गई। और वो नहीं भी है, मान लीजिए चन्नी साहब से कोई फायदा नहीं हो रहा था तो नुकसान तो हो ही सकता है ना। 10% वोट हो, 15% वोट हो, 5% वोट हो, वो सब। और जब घर जुड़ा हुआ रहता है तो शायद थोड़ा मजबूत ताकत के साथ आप लड़ सकते हो। घर को लड़ाई से पहले ही तोड़ रहे हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी है, वहाँ बीजेपी एक स्ट्रांग तरीके से एंट्री कर रही है। तो उन सब बातों को ध्यान करके भी यदि कांग्रेस इस स्टेट को, जो एक संभावना बन रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है, कांग्रेस बना सकती है। बीजेपी तो अभी सोच भी नहीं रही थी और आज हम बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो कुछ 2 कदम आगे बढ़ गए। अभी जिस तरीके के हालात पंजाब में नजर आ रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति समीर जी बन सकती है? जैसे वहां ममता बनर्जी की टीएमसी अलग है, ऋग्वेद की टीएमसी अलग है, तो यहाँ राहुल की कांग्रेस अलग होगी और चन्नी की कांग्रेस अलग होगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस टूटने की कगार पर पहुंच गई। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब दिख रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी एक लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ये क्लियर बता रहा है कि वो केंद्रीय नेतृत्व से बात नहीं करना चाहते हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व से अपने जितनी मांगे थोपना चाहते हैं, कहते हैं आपको ये फैसला लेना पड़ेगा। इसका मतलब वो बातचीत के मूड में नहीं है, संवाद के मूड में नहीं है। वो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो आप मानिए, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए, मैं जिन लोगों के नाम टिकट के लिए दूंगा उनको टिकट दिया जाए, उनका टिकटों में नाम नहीं काटा जाए। मतलब सब कुछ आप अपने हाथ में लेना चाहते हो। कोई भी पार्टी इस तरीके से नहीं चलती और मुझे लग रहा है कि पार्टी जरूरत से ज्यादा ढील चरणजीत चन्नी को लेकर धरी है। लगातार भूपेश बघेल उनके साथ बैठक कर रहे हैं। राणा गुरजीत सिंह जो चंडीगढ़ से विधायक है, उनके घर पर बैठक हुई। भूपेश बघेल ने कहा कि भाई 4 से 5 लीडर को आना है, उनसे बातचीत करेंगे। 90 नेताओं को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी बैठक करने चाहते हैं। वहां पर आप कहते हो कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं आने वाले हैं। बैठक में आप कहते हो कि भाई राहुल गांधी से अभी फोन पे आप बात कराइए। तो इस तरीके से दबाव की राजनीति चरणजीत चन्नी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस को अभी तय कर लेना चाहिए कि भाई चरणजीत चन्नी की राहें अलग है। आप जितना भी चन्नी को दोगे, चन्नी मानने वाले नहीं है। उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया है। कांग्रेस को भी उनसे रास्ता पल्ला छोड़ा देना चाहिए और कह देना चाहिए कि भाई अब लक्ष्मण रेखा आप लांघ चुके हो। पार्टी का फैसला है कि राजा वडिंग के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। टिकट का जो होगा उसमें आप सलाह दे सकते हो, अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आपको स्वीकार है पार्टी में रहिए, वरना आप रास्ता अलग अख्तियार कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि
चन्नी ने अपना रास्ता तय कर लिया है। वो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बना चुके हैं। अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस से लड़ने की तैयारी है। कोई भी नेता जो पार्टी के अंदर रहता है, पार्टी के अनुशासन को मांगता है, पार्टी में अपनी बात मनवाना चाहता है, वो इस तरीके से प्रस्ताव नहीं रखता कि मैं ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनूंगा, मैं ही प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, मैं जिनको टिकट दूंगा उनको टिकट दिया जाए, राजा वड़िंग को प्रदेश तत्काल हटाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि अब चन्नी ने अपना रास्ता तय कर लिया है। कांग्रेस ने भरसक कोशिश की है। राहुल गांधी के मिलने न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ना। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राजा वड़िंग को वहां से प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने नहीं वाला, यह तय कर चुका है। चन्नी उसके नीचे मानने नहीं वाले। तो क्या चन्नी अब पार्टी छोड़ेंगे? तो ये तय कि पार्टी छोड़ेंगे। बस कांग्रेस कोशिश कर रही है, अंतिम कोशिश है कि किसी तरह से चन्नी मान जाए और पार्टी में बने रहे। अब बने भी रहेंगे तो पार्टी में इतना ज्यादा बिखराव आ चुका है मन के अंदर कि मिलकर ही चुनाव नहीं लड़ सकते। मुझे लग रहा है कांग्रेस को अभी थोड़ा समय है, क्योंकि अभी 8 से 9 महीने चुनाव के अंदर है, मार्च में चुनाव होंगे, अभी समय है। चन्नी से छुटकारा पा ले, पार्टी को फिर खड़ा करे, जो नुकसान होगा उसके लिए दलित वोट कैसे जोड़ना है उसकी तैयारी करे। अब वहां पर बिखराव तय है। देखिए, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीरों में दिख भी रहा है। जब ये बैठक होती है, बैठक खत्म हो जाती है तो बघेल निकलते हैं वड़िंग के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठकर। तो ये तो मोटा मोटी तय है कि कांग्रेस ने अगर वड़िंग को चेहरा बनाया है, यानी कि संगठन की जिम्मेदारी अगर वड़िंग को दी है, तो कांग्रेस अपने इस फैसले पर कायम है। अब चन्नी जितना परेशान कर रहे हैं, जितना मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, अब उससे आगे निकलने की बात है। अब संगीत जी, ये देखना होगा कि कांग्रेस इससे आगे निकलेगी कैसे, इस समस्या का हल ढूंढेगी कैसे। देखिए, कांग्रेस काम नहीं कर रही और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करते हुए दिख रही है अपने संगठन को। आप लोग गलत मुस्कुरा रहे हैं। ये बात तो ठीक ही कह रहे मतलब देखिए, जो शुरू से यहाँ के एक्सपर्ट लोग पहले से बता रहे थे, तो मैं उन्हीं का सहारा ले रहा हूँ। हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि उनका लेन चेंज होने वाला है, कुछ समय की बात है। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस है पंजाब चुनाव को लेकर के। मुझे जो जानकारी मिली है कि अमित शाह जी ने तय कर रखा है पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, चुनाव जीतने के लिए जाएगी। अब उसमें आम आदमी पार्टी से पहले कितना टूट करके आता है, कांग्रेस से टूट करके कितना आता है, लेकिन आज के दिन में वो सुखविंदर सिंह बादल का जो सेकंड फिडल जो कहते हैं वो प्ले करने की तैयारी में नहीं है। इतना बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कुछ मित्रों, आम आदमी पार्टी के मित्रों को लेकर के और चुनाव में जा रही है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि चन्नी साहब जो है अब कांग्रेस पार्टी में बहुत दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। चन्नी साहब, रंधावा साहब, उनके साथ जिससे साथ तो लोग हैं, और ये टूट फूट जो है वो सिर्फ यहीं तक नहीं होगी, टूट फूट होगी तो बहुत नीचे तक जाएगी। वर्टिकल स्प्लिट हो सकता है कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर। और दूसरी बात ये कि इसको इग्नोर करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि 17% जो है वो दलित सिख वहां पर वोट है। और बेशक चन्नी हार जाए, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बड़े सतर्क हैं। और कई ऐसे लोग, पंजाब के लोग बातचीत कह भी रहे थे, जिसका जिक्र मैंने कहानी कुर्सी में पहले भी किया था, कि भारतीय जनता पार्टी को एक दलित सिख चेहरा लेकर के आना चाहिए यदि वो पंजाब में अपने बल पर सत्ता में आना चाहती है। तो ये कई लोगों ने हमें बताया। अब चूंकि पंजाब की राजनीति को बहुत ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी तक पेनिट्रेट नहीं कर पाई है, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल करके आता है। कितने आम आदमी पार्टी से टूटते हैं, कितने। देखिए, अकाली दल टूट फूट होगी, ये रुकेगी नहीं। मैं फिर आपसे वो कह रहा हूं, अकाली दल में भी टूट फूट होगी और आम आदमी पार्टी में भी फूट होगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो भगवंत सिंह मान के नेतृत्व से बिल्कुल ही खुश नहीं है, बिल्कुल नाखुश है, उनको भी बदलना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि भगवंत सिंह मान भी
जो है वो मुख्यमंत्री बने रहें। तो अब देखना है कि आम आदमी पार्टी में से कितने लोग कल जा कर के बाहर निकल करके आते हैं। मुझे लगता है चुनाव आते आते 4 महीना पहले आप देखेंगे कि जोरदार तरीके से लोगों का हृदय परिवर्तन होगा और लोग दूसरी पार्टियों की तरफ जाएंगे। यानी फर्क साफ है। एक बार फिर से हर्षवर्धन जी, पंजाब जहां बीजेपी सिर्फ अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश करती है, वो बीजेपी मजबूती के साथ अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है, और जहां कांग्रेस मजबूत दिखती रही, एक बार फिर वो स्टेट साबित हो सकता है पंजाब की बनी बनाई बात कैसे बिगड़ती है या जीता जिताया चुनाव कैसे हारते हैं, ये कांग्रेस को देखकर सीखें। नहीं, ये मुश्किल तो एक बड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी इतना, मतलब ये कह सकते हैं कि भाई अगर चन्नी और रंधावा ने विद्रोह किया तो कांग्रेस का हाईकमान क्यों दबे उनके सामने। लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि राजनीति तो सब कुछ अपने जो अभीष्ट है उसको हासिल करने की होती है ना। ये तो होती नहीं कि अच्छा हमने ये किया या नहीं किया। हाँ, अगर आप उनको बाहर निकाल के चुनाव जीत लें, इतना बढ़िया दिखे तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जो पंजाब की लाइन ऑफ लीडरशिप है उसमें साफ दिखता है कि अगर ये दोनों एक साथ निकल गए तो फिर मुश्किल होगी। इनके साथ जो विधायक हैं वो अगर चले गए तो मुश्किल होगी। और उसका सीधा सा, मैं एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि कहीं तेलंगाना ना हो जाए पंजाब में। मतलब अभी मैं ये नहीं मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है, भाजपा इतनी मजबूत हो गई है, लेकिन ये ठीक वैसा ही परिदृश्य है जैसे तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी केसीआर को हटाने की स्थिति में दिख रही थी। उसके बाद धीरे धीरे उसमें लगा, उनके अध्यक्ष बदले, उनकी जो लाइन थी वो थोड़ा कम एग्रेसिव रह गई, और अंत में हुआ क्या कि रेवंत रेड्डी की अगुवाई में जो कांग्रेस पार्टी थी वो सत्ता में पहुंच गई। अब यहां सत्ता में भाजपा पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये अभी नहीं पता है, अभी बड़ी दूर की कौड़ी है पंजाब के लिहाज से। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम जा रहे हैं उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हो रही, ये बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। और इसमें एक बात मैं कह दूं, वो इससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 1-2 दिन चर्चा की थी, फिर आज वो जरूरी है। सतलुज फिल्म पर जो बीजेपी ने बैन लगाया, या कहें कि बीजेपी ने नहीं लगाया, बीजेपी के शासनकाल में लगाया, तो बीजेपी के ऊपर माना जाएगा, ओटीटी से जो उतरा। आप जरा सोचिए, चाहती तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती थी? वो चलने देती और कहती कि भाई इससे हमारा क्या लेना देना। ये तो पूरी तरह से कांग्रेस शासनकाल में हुआ। लेकिन उसका 2 खतरा था। एक खतरा था कि उससे खालिस्तानी भावनाएं भड़कती, जो एंटी इंडिया होता है, एंटी पंजाब होता है, एंटी सिख होता। दूसरा एक और खतरा था बीजेपी के लिए कि उसमें बेअंत सिंह भी लपेटे में आते। मतलब दोनों चीजें जो थी वो उस तरह से जाती। और अभी क्या है कि रवनीत सिंह बिट्टू वो इनकी तरफ से कर रहे हैं, तो सतलुज फिल्म को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि चूंकि बीजेपी को लगा कि चाहे जो हो, लेकिन ये जो खालिस्तान समर्थक भावनाएं हैं वो बढ़े, उसका किसी भी तरह से उसको नहीं होने देना है, और इसीलिए उसको रोका। वरना उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का तो कोई स्टेक ही नहीं है। मान लीजिए उस वक्त अगर पुलिस ने ज्यादती की है तो ज्यादती किसके शासनकाल में हुई? कांग्रेस के शासनकाल में हुई। अब देखिए, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखें ना, बीजेपी जो है अभी रवनीत सिंह बिट्टू के लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रही है। इतनी भली पार्टी तो नहीं है कि कांग्रेस की जो नुकसान हो सकता है उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतलुज पर बैन लगा दे। रवनीत सिंह बिट्टू के लीडरशिप में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, और रवनीत सिंह बिट्टू का कनेक्ट है बस बेअंत सिंह से, और बेअंत सिंह का कनेक्ट है उस पूरी फिल्म से। तो ये पूरा सर्किल इस तरह से पूरा होता है, और इसलिए पार्टी ने सोचा होगा कि उसमें ये भी हिस्सा शामिल होगा कि आतंकवाद ना बढ़ के खालिस्तान की मांग ना बढ़े। इससे मैं ऐसे मत नहीं कर रहा, वो भी एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसकी जो फोकस है वो रवनीत सिंह बिट्टू है, और रवनीत सिंह बिट्टू का कनेक्ट सीधा सीधा बेअंत सिंह के साथ है। इसमें हम किसी चीज पर वो नहीं जा रहे कि उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है या क्या है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये वाला है। अब देखिए, आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पंजाब में कि पंजाब के गांव में इसकी स्क्रीनिंग हो रही है, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि हम इसकी स्क्रीनिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चाहे जो भी स्टैंड हो, पंजाब के सिखों की एक बहुत बड़ी आवाज निकल कर आती है कि वी डोंट वांट टू गो बैक इन दैट डार्क एज। वो हमारे लिए काला दिन था, हम उस काले दिन में हम लौटना नहीं चाहते हैं। यानी कि वो जो खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसके साथ पंजाब की और सिखों की आवाज शामिल नहीं है उसमें। अब देखिए सर, पंजाब में तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे मुद्दे भी बदलेंगे। और जोड़ लीजिए अभी यहाँ के जो सिरसा साहब को,
तो फेरिस्त लंबी होती चली जाएगी। नहीं, अब करेक्ट आइए है ना, एक कॉन्टेक्स्ट है उस बात का। अब आइए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। उमर ने कहा कि उनके एक विधायक को पाला बदलने के लिए 20-30 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया गया है। उनके विधायक ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें इस बारे में जानकारी दी। उमर ने कहा कि उनके विधायक ने ही बताया कि ऑफर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात भी कही गई है। दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां के पैसों की लालच नहीं चली, जहां की मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। अब देखिए, उमर ने आरोप लगाया तो अब बीजेपी ने उमर से सबूत की मांग कर दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने कहा कि उमर संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इतने बड़े आरोप लगाने पर सबूत तो देने ही होंगे। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि उमर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक संवैधानिक पोजीशन पर हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आरोप तो लगाया है और आरोप के साथ साथ श्री उमर अब्दुल्ला साहब को प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे, पब्लिक डोमेन में एविडेंस उन्हें रखने पड़ेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की साजिश की है। उमर अब्दुल्ला साहब चूंकि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बयान को भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से लेती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। अब देखिए, बीजेपी बेशक सबूत की मांग कर रही हो समीर जी, लेकिन इसमें सवाल यही खड़ा होता है कि पूरे देश में जो चल रहा है उसको देखकर उमर अब्दुल्ला अपनी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं या वाकई में उनकी सरकार पर कोई खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है? देखिए प्राची, एक बात तो सही है, अगर भारतीय जनता पार्टी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी का देखें तो बहुत फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 29 है, उसके 42 है, तो सिर्फ 13 का ही तो फर्क है। तो 13 भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यवस्था करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज की तारीख के अंदर। ठीक है, वहाँ का जो राजनीतिक समीकरण ऐसा है कि जहाँ उमर अब्दुल्ला की पार्टी जीतती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत सकती, जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ उमर अब्दुल्ला की पार्टी कभी नहीं जीत सकती, जो वोटर जिस तरीके से बटा हुआ है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को लोगों को भी लग रहा होगा ना कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, और जब यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे, जब राष्ट्रपति शासन था, तो जिस तरीके से वहाँ पर मनोज सिन्हा जी ने काम किया, प्रधानमंत्री मोदी लगातार गए, तो उनको लगता हो कि एलजी तो हमारा है तो मुख्यमंत्री भी तो कम से कम बीजेपी का बने। हालांकि सरकार तो मैक्सिमम बीजेपी चला रही, मनोज सिन्हा साहब चला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री कहने के लिए प्रशासन के नाम पर उनके पास न जमीन है न उनके पास अभी पुलिस प्रशासन है।
सब कुछ अभी तो बेसिकली गवर्नर के पास है, गवर्नर एलजी के पास है, एलजी के पास है, मतलब बीजेपी के पास है फिलहाल। तो उमर अब्दुल्ला वैसे भी पूरे मुख्यमंत्री नहीं है। उमर अब्दुल्ला इस बात को कह के थोड़ा अपने विधायकों के माध्यम से बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप इस तरह की कोशिश न करो, और यह कह देना कि 25 से 30 करोड़ ऑफर दिए गए, मुझे लगता है यह आधार बेबुनियाद है, इसमें मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आती। लेकिन ऐसा उन्होंने आरोप क्यों लगाया? न अभी चुनाव होने वाले, न उनकी सरकार को अस्थिरता है, कांग्रेस ने उनको समर्थन देकर रखा है, बीजेपी के साथ कोई समर्थन में है भी नहीं। अगर बीजेपी को तोड़ना होगा ना, सबसे सॉफ्ट टारगेट तो पहले कांग्रेस आती है ना, कांग्रेस के लोग टूटेंगे, उमर अब्दुल्ला तो बाद में आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि बयान, मुझे लगता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर उनको डर है तो डर का कोई ना कोई तो कारण होगा। अभी आने वाले समय में पता पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है। क्या होगा डर का कारण यहाँ पर विजय त्रिवेदी जी? समीर जी कह रहे हैं कि डरना नहीं चाहिए, फिर कह रहे हैं कि थोड़ा तो डरना चाहिए। तो क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा हो सकता है? कहीं भी हो सकता है। और चुनाव का क्या, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे, अभी जब उनके शिवसेना के जो सांसद गए हैं, तो चुनाव का इससे क्या संबंध है? ये तो एक चुनाव सर बंगाल में निरंतर प्रक्रिया है टूटने की, तोड़ने की। लेकिन मेरे को एक अच्छी बात लगी कि टूटने की, जो भी शब्द काम में ले लें, सब अपने अपने परसेप्शन में, तीनों ही शब्द शामिल हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला जी के लिए एक मौका है। उमर अब्दुल्ला जी का मैं पूरा ये सुना बयान जो वो दे रहे हैं भाषण, उसमें उन्होंने कहा कि उनको 20-30 करोड़ रुपए देने की बात की गई है एमएलए को, ठीक है वो आरोप है। उन्होंने कहा कि उन्हें रियासत देने का भी आश्वासन दिया गया है। तो उनको तो उमर अब्दुल्ला को सीधे अमित शाह जी को या जो भी लोग उनको आश्वासन दे रहे हैं उनके पास चले जाएं कि भाई यदि ये कर दोगे तो मैं खुद ही आ जाता हूँ आपके साथ, क्योंकि सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा मिल जाए। तो वो खुद ही कह दें कि भाई यदि आप ऐसा करना क्या सोच रहे हैं तो हम पूरी पार्टी आपका समर्थन करते हैं और आप दे दीजिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़े इंटरेस्ट की बात है जो वो कहते हैं। उससे मैं ऐसा समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। और यदि उनके विधायक ने उमर अब्दुल्ला साहब को बताया कि बीजेपी ने ऐसा भरोसा उन्हें दिलाया है, तो उन्हें सीधे बीजेपी से बात कर लेनी चाहिए। एक तो पार्टी भी टूटने से बच जाएगी और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा भी मिल जाएगा। उनकी सबसे बड़ी मांग भी पूरी हो जाएगी। हाँ।